नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं PAT के PYQ और उसमें हम देख रहे हैं लास्ट ईयर का PAT का पेपर और वो भी AG 1 2 3। और AG 1 2 3 में अगर देखें तो हम देख रहे हैं AG 3 मतलब एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री में हम देख रहे हैं डेयरी एंड पोल्ट्री का पोर्शन, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें तो हम देखेंगे एनिमल का कुछ जो थोड़ा बहुत और पोर्शन है वो भी, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मलाई का SNF प्रतिशत है, SNF परसेंट ऑफ क्रीम इज, ठीक। अब ऐसे अगर देखें तो सारे के सारे आंसर हो सकते हैं, सारे के सारे आंसर, ठीक है। कैसे? तो एक फार्मूला है हमारे पास में, SNF परसेंट इन क्रीम, SNF परसेंट इन क्रीम इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंट फैट इन क्रीम, परसेंट फैट इन क्रीम मल्टीप्लाई बाय 0.09, ठीक है। ये एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्रीम के अंदर SNF परसेंट पता कर सकते हैं, ठीक। अब क्रीम के अंदर अगर हम देखें तो फैट का जो परसेंट है वो काफी वरी करता है, 18 to 85% तक फैट हो सकती है, 18 to 85% तक फैट, ठीक है। अब 18 to 85% तक अगर फैट है तो उस कंडीशन में फिर SNF कंटेंट सभी के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर फैट परसेंट 18 ले लेता हूं तो उस कंडीशन में ये होगा, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 82 इंटू 0.09, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को साइड में रख दो, तो 9 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 9 2 जार 18, ठीक है, फिर 9 8 जार 72 प्लस 1 73, ठीक है। अब 1 2 के बाद में पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक, ये आ गया परसेंट 7.38, क्लियर। अगर मान लो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम मान लो 85 रखते हैं यहां पर, तो 85 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 85 इंटू 0.09, ठीक है। अब ये बचा 15 और 15 इंटू 0.09। अब इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूं तो 9 5 जार 45, 4 बचा, 9 और 4 13, ठीक है। 1 2 के बाद में पॉइंट, ये आ गया SNF। इसका मतलब कि हम अगर यहां रेंज लिखें तो रेंज क्या हो सकती है, 1.352 to 7.38, ये रेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर इस रेंज में हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस रेंज में सारे के सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी, ठीक है। बट व्यापम ने जो आंसर दिया है वो दिया है डी वाला आंसर, ये उन्होंने सही बोला, ठीक। अब डी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने फैट एक लिया है 25% और सेकंड उन्होंने फैट लिया है 50%। और जब हम 25 और 50 से सॉल्व करेंगे तो फिर उस कंडीशन में आंसर ये आएगा, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो जो उन्होंने आंसर दिया है वो भी आंसर है और उसके साथ में बाकी सारे के सारे आंसर भी सही है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन वैसे कैंसल होना चाहिए था क्योंकि एक और इसी का साथी इसी साल एग्जाम में आया है और आगे चल के उसको भी हम देखेंगे और वो कैंसल्ड हुआ है, मतलब उसको उन्होंने कैंसिल किया है बट इसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया, ठीक। तो देखते हैं आगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टू फीड ए काफ आफ्टर विनिंग। विनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना, तो दूध छुड़ाने के बाद बछड़े को क्या खिलाएं, ठीक। तो आंसर इसका व्यापम ने दिया है और है मतलब सूखी घास, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो विनिंग है, अगर हम विनिंग एज देखें
विनिंग की उम्र देखें तो विनिंग की उम्र है 8 से 10 सप्ताह, ठीक है, और 8 से 10 सप्ताह मतलब 2 से 2.5 महीने। अब वो बोल रहा है इसके बाद में क्या खिलाना है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर इसकी बजाय ज्यादा सही ये होगा, क्योंकि वो अभी काफ है, ठीक है, वृद्धि कर रहा है, और वृद्धि करने वाले बछड़े को के राशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि उसके शरीर को प्रोटीन की अभी ज्यादा जरूरत है। तो इसका सही आंसर आना चाहिए हाई प्रोटीन ऑयल मिल्स, ठीक है, पर उन्होंने आंसर दिया है या सूखी घास। तो ये आंसर अभी इतना सही नहीं है। उसका रीजन है कि वैसे तो हम सूखी घास की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा सूखी घास या है हम उसको 15 दिन के बाद ही देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और 1 महीने की उम्र पर उसको हम साइलेज खिला देते हैं, 1 महीने की उम्र पर साइलेज, और लगभग 1.5 माह की उम्र पर उसको देना शुरू कर देते हैं हम ऑयल मिल्स। मतलब ऑयल मिल्स का मतलब यहां पर खली है, ऑयल केक्स, ठीक है, ये हम देना शुरू कर देते हैं लगभग 1.5 माह के बाद, ठीक है, और लगभग 2 माह के बाद हम विनिंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी देखें तो ज्यादा सही आंसर आएगा हाई प्रोटीन ऑयल मिल्स, लेकिन व्यापम ने आंसर दिया है या सूखी घास, ठीक, पर सही आंसर होगा हाई प्रोटीन ऑयल मिल्स। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट। मिल्क पाउडर कंटेनिंग मॉइस्चर इन परसेंटेज इज, पाउडर दूध में नमी प्रतिशत। तो पाउडर के अंदर या मिल्क पाउडर के अंदर नमी का परसेंट हमने देखा है मैक्सिमम 5% होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5% नमी उसके अंदर हो सकती है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाले में 8 है, गलत है, लास्ट वाले में भी 8 है, ये भी गलत है। अब बचे बीच वाले 2, तो 5% और मोर, तो हमने बोला मैक्सिमम 5% है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, मतलब ये भी गया। अब बचा है सी ऑप्शन 5% और लेस, ये आंसर सही है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें से ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। इससे पहले के 2 के क्वेश्चन के आंसर अभी तक हमारे हिसाब से सही नहीं थे। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट। अ लेक्टोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट, ठीक है, एक लेक्टोमीटर किसका परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये कैंसल्ड हुआ है, ठीक है। अब कैंसल्ड क्यों हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उसने बोला है कि लेक्टोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट, ठीक है। अब हमको पता है कि लेक्टोमीटर जो है उसका यूज मिल्क में होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर मिल्क में क्या पता कर रहा है? तो मिल्क में लेक्टोमीटर की बात करें तो ये रिलेटिव डेंसिटी पता करता है। मिल्क के अंदर रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प से ये वाटर का पता करता है। किसका पता कर रहा है? वाटर का, ठीक। अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, अ लेक्टोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग मिल्क भी सही आंसर है कि ये मिल्क में यूज होता है, मिल्क को टेस्ट करने के लिए। बट मिल्क में टेस्ट क्या कर रहा है? तो मिल्क में टेस्ट क्या कर रहा है? वाटर कर रहा है। इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। बट इसका ज्यादा सही आंसर अगर देखें तो वो है मिल्क या दूध, ठीक। बट दोनों उनको लगा है शायद, इसलिए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी दोनों जो है ऑप्शन ए और सी वो इसके आंसर नहीं हो सकते। पर आगे से ध्यान रखें, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आंसर मिल्क या दूध आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इन विच फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अन डैश एंड डैश मैटर इन द कोलाइडल स्टेट एंड लैक्टोज विथ सम मिनरल्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो उसने बोला है कि लैक्टोज विथ सम मिनरल्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो बाकी चीजें ये ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो पूछ रहा है कि फैट, ठीक है, एंड साथ में अगर देखें तो इसने बोला है कि कोलाइडल स्टेट। तो पूछ रहा है फैट किस में प्रेजेंट है, किस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और कौन सी चीज कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फैट अगर देखें तो ये प्रेजेंट होती है इमल्शन के फॉर्म में। इमल्शन मतलब पायस के फॉर्म में,
ठीक है। और कोलाइडल स्टेट में कौन होता है? तो कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट है कोलाइड फॉर्म में। ठीक, बस ये देख लो, जिन दोनों में ये है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें तो उसने फर्स्ट अमीनो एसिड्स लिया है और हमारा फर्स्ट आना चाहिए था पायस या इमल्शन, गलत हो गया। ठीक है, फिर इमल्शन या पायस फर्स्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो इमल्शन भी है, इसमें सेकंड पे प्रोटीन भी है, और आगे उसने एक और दिया है, वो शायद भूल गए हैं इसमें कि उन्होंने क्वेश्चन में ही सीधे सीधे ये चीज डाल दी थी। यहां वैसे अगर देखें तो जो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग यहां भी ब्लैंक होना चाहिए था, यहां भी खाली स्थान होना चाहिए था, और वो खाली स्थान की जगह ये आ जाता सम मिनरल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन वैसे सही आंसर इसका आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट परसेंटेज इन कमर्शियल बटर इज। व्यवसायिक मक्खन में वसा प्रतिशत। तो मक्खन में अगर फैट पूछे तो एक चीज ध्यान रखो मक्खन के रिस्पेक्ट में कि जहां भी 80 दिखाई दे जाए, ठीक है, वो आंसर मक्खन का। बट यहां लिखा है अप्रोक्स, वैसे एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसके अंदर फैट परसेंट मिनिमम 80 होता है, मिनिमम 80% फैट, और मिनिमम 80 मतलब 80 और मोर देन 80। ठीक है, तो इन सभी में अगर देखें तो फिर ज्यादा सही आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 80, सी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट टू क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अप्रासंगिक है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इस शब्द के ऊपर डिपेंड है, इनरिलेवेंट और अप्रासंगिक। ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आप अप्रासंगिक पढ़े, इनरिलेवेंट पढ़ें, तो स्वच्छ दूध उत्पादन लिखा है और हमको पढ़ने में जैसे लगता है कि शायद ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज स्वच्छ दूध उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअल में अप्रासंगिक जो है ये चीज हमको नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कौन सी चीज प्रैक्टिकली जो है नहीं होती है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कौन सी चीज प्रैक्टिकली नहीं होती है। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो क्या लिखा, वॉशिंग अडर विथ आइडोफॉर, थन को आइडोफोर से धोना। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, जनरली आपने देखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो किसान है, फार्मर है, वो ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये अप्रासंगिक हो गया। फिर आगे चले, डिस्कार्डिंग फॉर मिल्क, फॉर मिल्क को त्यागना। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो शुरू का दूध होता है, फॉर मिल्क मतलब जो सबसे पहले थनों से निकलता है, और उसकी खास बात है कि उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको बाहर कर देते हैं, तो ये भी जनरली होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो फार्मर ये काम नहीं करता, वो तो धोना चालू करता है, जो भी मिल्क है सारा उसमें जाएगा, तो ये भी प्रैक्टिकली होता नहीं है। फिर हुड, दूध देने वाली बाल्टी का उपयोग न करना, नॉट यूजिंग हुडेड मिल्क पेल। ठीक है, हुडेड मिल्क की बात करें तो हुडेड का मतलब है इस टाइप की बाल्टी, ये इस टाइप की, जिसका ऊपर का सिरा सकरा और नीचे का सिरा चौड़ा। तो बोल रहा है कि नॉट यूजिंग हुडेड मिल्किंग पेल। ठीक है, तो भैया ये अगर देखें तो ये होता है कि हम इस टाइप की बाल्टी का यूज नहीं करते, हम किसका यूज कर रहे हैं, चौड़े मुंह वाली बाल्टी का यूज कर रहे हैं, इस टाइप का। इस बाल्टी का यूज होता है बट इसका यूज नहीं होता। तो उसने बोला है कि नॉट यूजिंग हुडेड मिल्क पेल, बिल्कुल सही है, और ये प्रैक्टिकली होता भी है। तो बाकी दोनों चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती, मतलब कैसी है, अप्रासंगिक है, इनरिलेवेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली होता है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो उसने पूछा है कि कौन सा अप्रासंगिक है, तो ये दोनों के दोनों अप्रासंगिक है, मतलब आंसर आएगा बोथ एंड बी, बोथ एंड बी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क आर। ठीक है, दूध की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला देखते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, दोनों जो है इफेक्ट डालते हैं, भौतिक और शारीरिक, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, पर्यावरण और शारीरिक। ठीक है, ये भी इफेक्ट डालते हैं, ये भी दोनों चीजें। क्लाइमेट एंड एनिमल,
ये भी दोनों इफेक्ट डालते हैं, जलवायु और पशु। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल, ये भी दोनों चीजें इफेक्ट डालती है। तो इसका मतलब सारे के सारे आंसर सही आ रहे हैं। फिर अब इसमें आप देखिए, ये लिखा है फिजिकल। फिजिकल का मतलब दोनों तरह से, एनिमल की कंडीशन में भी और इन्वायरमेंट की कंडीशन में भी, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, ठीक है, मतलब पशु की बात हो गई, एनिमल की बात हो गई, शारीरिक मतलब पूरा एनिमल। तो ये जो बंच है ये किस में जाएगा, ये जाएगा एनिमल के इसमें, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब उसकी शारीरिक चीजें, ठीक। फिजिकल अगर देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक। फिजिकल किस में जाएगा, इन्वायरमेंट, ठीक। अब देखो क्लाइमेट, क्लाइमेट किस में जाएगा, इन्वायरमेंट में। एनिमल किस में जाएगा, फिजियोलॉजिकल में। क्लाइमेट किस में जाएगा, इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल किस में, इन्वायरमेंटल में। तो इन्वायरमेंटल अगर देखें तो सीधी सी बात हो गई कि दो तरह के फैक्टर हो गए, एक खुद एनिमल से रिलेटेड और एक बाहर से। बाहर कौन है, इन्वायरमेंटल है, ठीक है, और एनिमल से रिलेटेड कौन है, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक जो बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बाकी सारी चीजें, तो इसलिए ज्यादा सही आंसर क्या हो गया, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, कि इसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है, जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा सही आंसर है बी। फिर है जिस क्वेश्चन की हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, बस ये वही क्वेश्चन है, उसी का ही भाई है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन क्रीम, ठीक है, मलाई में पानी का प्रतिशत है, और ये भी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ है, फर्स्ट वाला कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अब देखो आप, जैसे हमने एक फार्मूला देखा था, SNF% इक्वल्स टू था 100 माइनस % फैट, या हिंदी में यहां पर देख लेते हैं वसा प्रतिशत, ठीक है, इंटू 0.09, ठीक। अब जैसे हमने बोला फैट % या वसा प्रतिशत अगर 25 है, ठीक, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, SNF% अगर हम निकालें तो SNF 100 माइनस 25 इंटू 0.09, अगर ये हम करेंगे तो 75 इंटू 0.09, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जार 45, 4 बचा, 9 7 जार 63 प्लस 4 67, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया अमाउंट ऑफ SNF, ठीक। अब ये तो हो गई एक कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अगर मान लो फैट % हमारे पास में है 50, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, 100 माइनस 50 इंटू 0.09, इस कंडीशन में देखें तो 50 इंटू 0.09, तो ये आ जाएगा 4.5%, ठीक है, या और इसको आप देखें तो दोनों 4.50। अब आप देखो फैट % क्या, SNF% क्या आ गया, 4.50 टू 6.75, ठीक। और ये अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये वही है ऑप्शन। अभी जो हमारा आया वो क्या आया, 4.5 टू 6.75, तो ये वही है, ठीक है। अब ये है, यहां पर सही आंसर दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में तो ये कैंसल्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये हमारी रेंज आ गई किसकी, SNF की। अब हमको पता है कि टोटल सॉलिड इक्वल्स टू फैट प्लस SNF, फैट प्लस SNF, ठीक है। तो फैट है हमारे पास में, मान लो हम ये ले लें 4.5, ठीक है। अगर 4.5 ले रहे हैं तो फैट कितना आएगा, 50% प्लस 50 कर देते हैं, टोटल सॉलिड्स कितने हो जाएंगे, 54.5%। अब अगर टोटल सॉलिड्स इतने हैं तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो वाटर की कंडीशन क्या होगी, तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस टोटल सॉलिड्स। भैया दो ही चीजें हैं दुनिया में या मिल्क में, एक तो सॉलिड है और दूसरा वाटर है। तो अगर 100 में से हम सॉलिड को बाहर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वाटर। तो 54.5 माइनस कर देंगे, जब 54.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55
45.5 45.5 ये आया, ये उसी के अप्रॉक्स चीज आ गई। ठीक, अगर इसका हम निकालेंगे तो वही कंडीशन अप्रॉक्स कितना जाएगा 68.2। तो अगर वो क्वेश्चन सही है तो फिर उस कंडीशन में यह क्वेश्चन भी सही है, और अगर यह कैंसल्ड हुआ है तो फिर वो भी कैंसल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो व्यापम ने इसको कैंसिल किया है, और वैसे इसका आंसर देखें तो जो पहले उन्होंने आंसर दिया था वो यही दिया था। ठीक है, तो वो इस कंडीशन में आ रहा है कि हम 25 और 50% फेट रखें तब। लेकिन अगर मान लो फेट 20% हुआ या 50% से ज्यादा हुआ तो फिर इस कंडीशन में इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू पास्चुराइज्ड द पेक्ड मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पेक्ड मिल्क, मतलब एक तरह से काम कमर्शियल चल रहा है। ठीक है, और कमर्शियल मेथड अगर देखें पास्चुराइजेशन की तो वो है HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसका यूज होता है कमर्शियली। इसके अंदर अगर देखें तो हम टेम्परेचर रखते हैं 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम रखते हैं हम इसके अंदर 15 सेकंड्स। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर रखा है और टाइम शॉर्ट रखा, मतलब कम रखा है। तो ये मेथड कमर्शियली यूज होती है, तो ये आएगा आंसर। बाकी ये अगर देखें UST तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है, और अल्ट्रा हाई में टेम्परेचर हम रखते हैं 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस और टाइम है 1 to 6 सेकंड्स। ठीक है, स्टरलाइजेशन अलग चीज हो गया। LT की बात करें तो LT हो गया लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और इसके अंदर टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस और टाइम है 30 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगता है इसलिए कमर्शियली यूज ज्यादा नहीं है, कमर्शियली यूज होता है HTST का। फिर है नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज, प्रिंसिपल मतलब जो मेन है, और मेन है केसिन। केसिन मिल्क में अगर देखें तो अकेला 80% ऑफ टोटल प्रोटीन, दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन का 80% अकेला केसिन होता है। तो यह है प्रिंसिपल प्रोटीन। फिर है नेक्स्ट, बटर इज प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ, मक्खन मुख्य रूप से दूध डैश 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 और डैश से बना होता है। तो मक्खन की अगर बात करें तो मक्खन का सिंपल है, अकॉर्डिंग टू PF है अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिनिमम, अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले 80% फैट, इसके अंदर मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 16% मॉइस्चर, इसके अंदर मैक्सिमम 1.5% कर्ड मतलब दही, और इसके अंदर मैक्सिमम 3% सॉल्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम ये चीजें नहीं होना। मतलब बटर के अंदर देखें तो 4 चीजें होगी, फैट, मॉइस्चर, कर्ड या दही, और सॉल्ट या नमक। ठीक, अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये बैठ रहा है। ठीक है, मिल्क गलत हो गया ये तो। ठीक है, मिल्क का कोई काम नहीं, मिल्क से तो बन गया। फैट, मॉइस्चर, शुगर, शुगर नहीं, ये भी गलत। ठीक है, फिर चले आगे, फैट, मॉइस्चर, सॉल्ट, क्रीम, क्रीम आ गया, बिल्कुल नहीं। फैट, मॉइस्चर, सॉल्ट, कर्ड, ये चारों चीजें जो हमको चाहिए वो इस ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी तीनों हमारे आंसर नहीं। फिर चले नेक्स्ट, विच इज ए प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क। अब मिल्क में कार्बोहाइड्रेट अगर देखें तो एक ही है बस, और वो है लैक्टोस। ठीक है, मेन कार्बोहाइड्रेट मिल्क की बात करें तो लैक्टोस, और इसी को बोलते हैं मिल्क शुगर। ठीक है, और इसी को बोले तो बोलते हैं मिल्क कार्बोहाइड्रेट, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। चलो फिर नेक्स्ट है, अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कर्ड बाय कोगुलेटिंग द केसिन विद द हेल्प ऑफ रेनेट, ठीक है, और सिमिलर एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एडेड और एडवेंटिशियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मॉइस्चर हैज बीन रिमूव्ड बाय कटिंग एंड कुकिंग, ठीक है, and pressing which has been shaped in mold and
then ripened by the holding it for some times at suitable temperature and humidity is called as। ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम देखें तो लिखा है केसिन को जमाकर दही से बना, ठीक है, एक उत्पाद रेनेट या इसी तरह के एंजाइमों की मदद से जोड़ा या अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में बनाया जाता है, जिसमें से नमी के हिस्से को काटने, पकाने और दबाने से हटा दिया जाता है, जिसे एक सांचे में आकार दिया जाता है और फिर उसे उपयुक्त तापमान और आर्द्रता पर कुछ समय के लिए पकड़कर पक जाता है, क्या कहलाता है। हिंदी गूगल से की हुई है, इसलिए बड़ी खतरनाक हिंदी है और वर्ड भी कोई भरोसा नहीं कि सही जगह पर रखे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश हमको थोड़ा सीधे सीधे बताता है कि हाँ बात क्या हो रही है। तो बात कर रहा है चीज की। किसकी बात कर रहा है? चीज की। चीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसके अंदर मिक्स करते हैं लैक्टिक एसिड, मतलब जो बोले स्टार्टर या जामन। ठीक, जामन क्यों मिक्स किया? तो जामन मिक्स किया ताकि मीडियम एसिडिक हो जाए, माध्यम अम्लीय हो जाए। जब माध्यम अम्लीय होता है तभी आगे चल के रेनिन काम करता है। रेनिन एक एंजाइम है जो कि कोगुलेशन स्कंदन का काम करता है। ठीक, तो हमने इसमें ऐड किया स्टार्टर ऐड करके फिर उसके अंदर हमने मिक्स किया रेनिन। रेनिन भी किसके फॉर्म में है? तो रेनिन है रेनेट के अंदर, तो हमने इसलिए रेनेट मिक्स किया। अब रेनेट मिक्स करके उसको रखा, कोगुलेशन हुआ। कोगुलेशन के बाद में हमने बोला इसमें से मॉइस्चर बाहर करना है, क्योंकि कोगुलेशन के बाद में कर्ड बन गया। अब उस कर्ड में से हमको मॉइस्चर को बाहर करना है। ठीक है, जब मॉइस्चर बाहर होगा तो मॉइस्चर बाहर करने के लिए दो प्रोसेस हमने बताई है कि हम करते हैं कटिंग और हम करते हैं कुकिंग। ठीक है, जब कटिंग कुकिंग हो गई है तो उसके बाद में फिर हमने बोला कि इसको सही शेप देना है, और सही शेप देने के लिए उसको हम चेडरिंग और मिलिंग करके फिर उसको हम सांचे में दबाते हैं, मतलब उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, और फिर उसी के अंदर हम काम करते हैं राइपनिंग का, पकाने का, जिसको हमने क्यूरिंग कहा है। ठीक, तो ये सारी आप देखेंगे तो इसके अंदर हमको दिखाई दे रही है प्रोसेस। ठीक है, और ये प्रोसेस किसकी है? चीज की। अब कभी कभार क्या है, अधिकतर टाइम बोल दो कि अधिकतर टाइम चीज और पनीर ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो जाते हैं। मतलब पनीर को ही चीज बोल देते हैं और चीज को ही पनीर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दोनों ही चीजें ऑप्शन में दे रखी है। इसका मतलब चीज अलग चीज हो गई है और पनीर अलग है। ठीक है, पनीर अगर देखें तो ये एसिड कोगुलेटेड है, इसका मतलब ये ज्यादा नजदीक छेना के हैं। छेना एक एसिड कोगुलेटेड है और ये भी एक एसिड कोगुलेटेड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां रेनेट का यूज किया है, और रेनेट का यूज किस में होगा? चीज बनाने में। तो सही आंसर है इसका चीज। फिर है नेक्स्ट, द परफेक्ट एनवायरमेंट टेम्परेचर टू अचीव मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम डेयरी काउ कैन बी। डेयरी गायों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए सही पर्यावरणीय तापमान हो सकता है। यह भी क्वेश्चन में से कैंसल्ड है, इसको भी आप हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, फिर भी इसका अगर हम देखें तो कुछ आंसर ये भी सही है और कुछ आंसर ये भी सही है। मतलब टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर चाहिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो इंडिजीनियस काऊ है उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये वाला जो है इसमें भी आ रहा है और इसके अंदर भी ये वाला आ रहा है। ठीक, मतलब जो बोले कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया और ये थोड़ा कम हो गया, तो दोनों ही आंसर सही है, इसलिए उन्होंने शायद इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, तो हमको इस चीज को दिमाग में रखना है आगे से। फिर नेक्स्ट है, फिर क्रीम आ गई शायद। व्हाट इज द मिल्क फैट परसेंटेज इन क्रीम? ठीक, ये भी कैंसल्ड है। क्रीम में दूध के वसा का प्रतिशत, तो अभी हमने बोला है कि क्रीम में वसा का या फैट का परसेंट 18 to 85% हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखें ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 95 पर जा रहे हैं हम। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 88 पर पहुंच गए हैं, यहाँ 85 मैक्सिमम। ठीक, यहाँ मिनिमम में अगर देखें तो 18 है, तो इसका मतलब यहाँ 10 पे पहुंच गए, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इन सभी में अगर देखें तो ज्यादा सही फिर ये होगा, क्योंकि एक सीरियल क्रीम आती है, सीरियल क्रीम, और उस सीरियल क्रीम में फैट परसेंट होता है 10 to 15%। इसका मतलब हम अगर इसको यहां से यहां तक ले लें तो फिर हमारा काम हो सकता है। तो इसलिए इन सब में आंसर देखें तो ज्यादा सही आंसर है 10 to
30%। ठीक है, बट इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि शायद हो सकता है कि वो इसको क्रीम के अंदर नहीं ले रहे हो, मतलब इस क्रीम को क्रीम के अंदर ज्यादा नहीं इंक्लूड कर रहे हो, वो इस रेंज को दिमाग में रख रहे हो, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया होगा। फिर चले नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट परसेंट इन क्रीम इज, मलाई में वसा का प्रतिशत की रासायनिक संरचना है। फिर वही क्वेश्चन हो गया, अभी उसने यही पूछा है फैट परसेंट, और अब फिर वही फैट परसेंट पूछा है। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि रेंज जो सही है वो कौन सी है, ये सही रेंज है। अब इस रेंज में देख लो कौन आएगा। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया है। ठीक, और इसका आंसर जो दिया है, इसका आंसर दिया उन्होंने ये वाला ऑप्शन। ठीक, अब उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, एवरेज फेट अगर हम देखें क्रीम में, तो क्रीम में एवरेज फेट 30 to 50% होती है, 30 से 50% एवरेज फेट है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ज्यादा सही ठीक लग रहा है हमको, क्योंकि ये इसी के आसपास आ रहा है। ये ज्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा, और ये भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने आंसर जो दिया वो 25 to 60 इसीलिए दिया, क्योंकि एवरेज फेट परसेंट इतना होता है। फिर चलें आगे, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसएनएफ इन बफेलो मिल्क। ठीक है, अब मिनिमम परसेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पीएफए अगर हम बात करें, पीएफए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बफेलो मिल्क के अंदर मिनिमम 5% फैट, मिनिमम 9% एसएनएफ और मिनिमम 14% टोटल सॉलिड्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहां अगर देखें तो कुछ स्टेट में ये जो फैट परसेंट है वो 6 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब एसएनएफ तो 9 नहीं है, दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस अगर आएगा तो किस में आएगा, फैट में। उसने एसएनएफ पूछा है और मिनिमम पूछा है, आंसर आ जाएगा 9। फिर चले नेक्स्ट, ऑयल सीड प्रेस केक। ये इसका थोड़ा सा भैया हिंदी जो है, इंग्लिश वर्जन जो है वो गलत है थोड़ा। ठीक है, हिंदी में देखें एसएनएफ का पूर्ण रूप है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एसएनएफ। ठीक, तो एसएनएफ का फुल फॉर्म अगर देखें तो सॉलिड नॉट फेट। अब देख लो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सॉलिड नॉट फेट इसका आंसर होगा। फिर चले नेक्स्ट, एज वी नो मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल केल। केल का मतलब उन्होंने दिया है केटल, या सीधा और बोले तो गाय। ठीक, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल केल। दूध देने वाली जो केल है, केटल है, गाय है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दुधारू गाय बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसमें दुधारू गाय है। ठीक है, ड्रॉट एनिमल। ठीक है, तो सूखा, ड्रॉट का मतलब क्या है, सूखा, तो सूखा तो है नहीं, दूध दे रही है। एनिमल हस्बेंड्री तो अलग ही चीज हो गई, सारी चीजें इसी के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। फिर मिल्क एनिमल, दूध पशु, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो दूध देने वाली गाय है उसको बोला जाता है, या दूध देने वाला जो पशु है उसको बोला जाता है मिल्क एनिमल। केल हस्बेंड्री अलग ही चीज हो गई, ये चीज नहीं आएगी, तो सही आंसर आएगा हमारा सी। फिर है, बतख की चोंच को कहा जाता है। ठीक है, तो बतख की चोंच को बिल कहा जाता है, बतख की चोंच बिल। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे बिल मान लो किसी को नहीं पता है, पर ये 3 चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, जो भी जैसे क्लास में जो बच्चे आए हैं पीएटी के लिए एमजीसीआई में, तो वहां पर ये 3 चीजों का डिस्कशन हुआ है। डबिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ, या कलंगी को काटना, कलंगी को बोला जाता है कॉम। ठीक है, इसको काटने को कहा जाता है डबिंग। क्लियर। कल की बात करें तो कल है कलिंग, और कलिंग का मतलब होता है छटनी, और छटनी किसकी होगी, अनुत्पादक पशुओं की। फिर देखें क्लच, और क्लच हमने बोला है कि भैया बिना रुके जितने दिन अंडे देता है, मुर्गी जितने दिन अंडे देती है वो है क्लच। ठीक, तो यहां कहीं पर भी चोंच की बात हुई नहीं है, तो इसका मतलब जो बचा है वो क्या है, सही आंसर है बिल।
फिर चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टॉक इन ए पोल्ट्री ब्रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मुर्गी पालन संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्टॉक है। ये जो कमर्शियल जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये कंपनीज अलग अलग स्ट्रेन तैयार करती है। तो जब स्ट्रेन तैयार करती है तो उसमें सबसे पहले उनके पास जो स्टॉक होता है वो होता है प्योर लाइन स्टॉक। और प्योर लाइन स्टॉक को अगर बोलें तो इसको बोला जाता है पी स्टॉक, पी स्टॉक, ठीक है। ये सबसे पहला स्टॉक होता है क्योंकि ये एक तरह से सीड हो गया है। तो शुरुआत अगर देखें तो वो प्योर लाइन से ही होगी, प्योर ब्रीड से ही होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी, ठीक। इसके बाद का जो स्टॉक आता है वो आता है ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, ग्रैंड पेरेंट स्टॉक। फिर उसके बाद में आता है ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, ग्रैंड पेरेंट स्टॉक। ग्रैंड पेरेंट स्टॉक के बाद में बात करें तो फिर आता है पेरेंट स्टॉक, और पेरेंट स्टॉक के बात करें तो फिर आता है जो मार्केट में पहुंचाना है वो है कमर्शियल स्टॉक। तो ये पूरा इसका सीक्वेंस है। अब उसने पूछा है कि कौन सा पहला स्टॉक है, तो पेडिग्री, और पेडिग्री क्या है, प्योर लाइन। तो सही आंसर आ जाएगा डी। फिर चले नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोमक ऑफ ए बर्ड चिक कॉल्ड। ठीक है, पक्षी का पेट क्या कहा जाता है। तो पक्षी में दो पेट होते हैं, एक होता है वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस, और एक होता है प्रीवेंट्रिकुलस, प्रीवेंट्रिकुलस, और सेकंड होता है वेंट्रिकुलस, ठीक। और वेंट्रिकुलस को ही बोला जाता है गिजार्ड। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, रुमेन है नहीं, पक्षियों का पूछा है, रुमेन तो रूमिनेंट्स में होगा। वेंट अगर देखें तो वो है गूदा या एनस, ठीक, तो ये भी आंसर नहीं। गिजार्ड आ गया इसमें, ये आंसर है। बेली तो तोंद है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही सही आंसर है। फिर है बर्ड्स ओवर 18 वीक्स ऑफ एज आर रियर्ड इन, ठीक है। आप बर्ड्स के अलग अलग अगर देखें तो एक होता है 0 to 8 वीक्स वाला, एक होता है 9 to 20 वीक्स वाला, ठीक, और एक होता है मोर देन 20 वीक्स वाला, ठीक। इनको बोला जाता है स्टार्टर, इनको बोला जाता है ग्रोवर, और इनको बोला जाता है लेयर, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला, 18 सप्ताह से अधिक आयु के पक्षियों को। तो 18 सप्ताह से अधिक का मतलब है 20 सप्ताह से अधिक, मतलब बड़े पक्षी। और बड़े पक्षी क्या है, कहां रहेंगे, तो लेयर है, लेयर हाउस में रहेंगे। तो इसमें देखो ब्रॉयलर नहीं, ठीक है, ग्रोवर नहीं, ब्रूडर नहीं, आंसर आ जाएगा लेयर हाउस। फिर नेक्स्ट, मेज इज ए मेजर सोर्स ऑफ, मुर्गी पालन के लिए मक्का डैश डैश का एक प्रमुख स्रोत है। तो मेज देने का एक ही पर्पस है कि मुर्गी को एनर्जी चाहिए, ठीक है, और एनर्जी का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हम कर रहे हैं मेज से। तो मेज देने का जो रीजन है वो क्या है, एनर्जी, ठीक। तो सी आंसर इसका सही है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी पालन का हिस्सा नहीं है, मतलब जो मुर्गी पालन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो एक है गूस, हिंदी में लिखा है हंस, ठीक है, हंस पक्षी है, ठीक है, तो हंस आएगा। डक, बतख आएगी, चिकन मुर्गा आएगा, बकरी नहीं आएगी, बकरी मुर्गी पालन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यह गूस है, और गूस को ही बोलते हैं गीज, ठीक। वैसे इसका हिंदी जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हंस को स्वान बोलते हैं, ठीक है। और गीज अगर देखें तो ये बतख जैसा ही पक्षी है, जो बतख है उसी के जैसा है, पानी में रहने वाला पक्षी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, पोल्ट्री हाउस की लंबी धुरी दिशा में होनी चाहिए। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोल्ट्री हाउस शुड बी इन डायरेक्शन, ठीक है। तो पोल्ट्री हाउस की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट हम रखते हैं, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये बनाएंगे, ये लॉन्ग एक्सिस है इसका, ठीक है, और ये
नैरो एक्सिस है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सिस रखा जाता है इसका ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, तो ये सही आंसर। अगर मान लो एनिमल हाउस होता तो फिर नॉर्थ टू साउथ, ये एनिमल के लिए, लेकिन यहां पर वो पोल्ट्री हाउस की बात कर रहा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंपोर्टेंट इन हेचिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हेचिंग अंडे सेने में महत्वपूर्ण नहीं। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो चारों के चारों जो है वो हेचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, टर्निंग इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे काम होते हैं। हमने बोला जैसे पोजीशन की बात करें, हमने बोला ब्रॉड पोर्शन ऊपर होना और नैरो नीचे होना। ठीक है, फिर टेम्परेचर हमने बोला 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए एवरेज, बाकी हर एक वीक में अलग अलग है। फिर ह्यूमिडिटी हमने बोला 60 to 70% होनी चाहिए। ठीक है, टर्निंग भी हमने बोला जरूरी है, और टर्निंग अगर देखें तो हमने बोला मतलब एग है तो एग को 90, और अगर मान लो ट्रे है तो ट्रे को 45 के एंगल से टर्न करना है। ठीक, अब इस कंडीशन में आंसर क्या लगाएं? तो अगर हम देखें तो हमने बोला है कि एक को ब्रॉड पोर्शन ऊपर और नैरो नीचे, पर हम तो टर्निंग भी कर रहे हैं, और टर्निंग अगर देखें तो 3 से 4 बार होती दिन में। इसका मतलब कि ये पोजीशन चेंज होती जा रही है, और जब पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर उस कंडीशन में पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दिन में हम उसको 3 से 4 बार टर्न कर रहे हैं। अगर मान लो वो ऐसा भी रखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टर्न होके पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो इन चारों में देखें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये ज्यादा सही आंसर। बट बाकी देखें तो चारों की ही जरूरत हेचिंग के अंदर पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है अंकलेश्वर इज ए फेमस ब्रीड ऑफ। तो अंकलेश्वर अगर देखें तो ये चिकन मुर्गी की फेमस ब्रीड है और भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल है, इंडियन ब्रीड है। ठीक है, देसी नस्लें हैं। अगर हम मुर्गी की देसी नस्लें भारतीय नस्लों की बात करें तो 20 है, और 20 में एक नस्ल है अंकलेश्वर। ये 20 जो मैं बता रहा हूं ये है वेल डिफाइंड, मतलब अकॉर्डिंग टू NBAGR। इसके अकॉर्डिंग 20 है फिलहाल में, और उसमें एक ब्रीड है अंकलेश्वर जो कि चिकन की। फिर है नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अमोनिया फॉर रियरिंग ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर पालन के लिए अमोनिया का इष्टतम स्तर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अमोनिया की बात करें तो पोल्ट्री फार्म में अमोनिया ज्यादा नहीं होना। ठीक है, ये या इसका आंसर देखें तो वो है लेस देन 25 ppm। ठीक, ये पोल्ट्री के लिए भी नुकसान करती है और वहां पर जो पोल्ट्री फार्मर है उनके लिए भी नुकसानदायक। हमारी जो नाक है वो इससे ज्यादा अमोनिया सहन नहीं कर सकती, तो अगर इसका लेवल ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हम उस हाउस के अंदर ना जा पाए, और फिर जब हमको प्रॉब्लम दे रही है तो फिर पोल्ट्री को तो प्रॉब्लम दे ही रही होगी, तो उसको भी प्रॉब्लम देगी। इसलिए इसका अमाउंट लेस देन 25 ppm होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है पोल्ट्री फार्म की। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीप लिटर सिस्टम। ठीक है, वो बोल रहा है कि कौन डीप लिटर सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो वो अगर देखें तो ये उसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, पहला अगर देखें पिंजरे प्रणाली की तुलना में मक्खियों से कम उपद्रव, तो बोल रहा है कि नॉट ए एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज है, जो बोल रहा है। ठीक है, तो भैया बोल रहा है कि पिंजरा प्रणाली की तुलना में मक्खियों से कम उपद्रव इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, फिर डीप लिटर की खाद एक उपयोगी उर्वरक है, ये एडवांटेज है उसका, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये जो खाद है ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें तो साथ में लिटर भी आएगा और जो उसने वेस्ट मटेरियल दिया है वो भी इसमें मिक्स होगा। ठीक है, और इन मिक्स होने से और माइक्रोबियल एक्टिविटी से इस लिटर के अंदर बनता है B2 और B12, और ये B12 अगर देखें तो ये है एनिमल प्रोटीन फैक्टर, एनिमल प्रोटीन फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है। ठीक, तो
ये भी एडवांटेज है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी एडवांटेज है, ये भी नहीं हो सकता, और ये जो उसने बोला है वो उल्टा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर आ गया, फॉल्ट इन वेंटिलेशन इज नॉट ए बिग कंसर्न इन डीप लिटर सिस्टम। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक कंसर्न है किस चीज का, कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो है वो उस लिटर के ऊपर है और झुंड में है, तो अगर वहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहा तो उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये उसका हो गया एक डिसएडवांटेज, और इसलिए आंसर होगा बी। और यह है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कमर्शियल हेचरी ऑपरेशन। ठीक है, हेचरी ऑपरेशन की लास्ट स्टेज क्या है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझ लें। हेचरी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हेचरी ऑपरेशन में अगर देखें तो शुरुआत कहां से होगी, तो शुरुआत होगी एग लेइंग से। ठीक है, आपने अंडा लिया, ठीक है, इस अंडे का फिर किया जाता है फ्यूमिगेशन, कहीं उसके ऊपर कुछ दिक्कत वाली चीज तो नहीं है, नहीं तो बाद में जाके चिक को दिक्कत देगी। ठीक है, फ्यूमिगेशन के बाद में फिर हम इसको करेंगे लोड, किसमें लोड करेंगे, इंक्यूबेटर में। ठीक है, इंक्यूबेटर में के अंदर इसको लोड कर देंगे इंक्यूबेशन के लिए, जो बोले हेचिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तो इंक्यूबेशन के बाद में इसको हम बाहर निकालेंगे। जब इंक्यूबेशन हो जाएगा आफ्टर 21 डेज, तो क्या कर रहा है, चिक्स को बाहर निकालना। ठीक है, तो हमने चिक्स को बाहर निकाला, बाहर निकालकर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेक्सिंग करेंगे। सेक्सिंग मतलब उसका हम सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, लिंग पता करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इनकी होगी ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग के बाद में क्या होगा, तो ग्रेडिंग के बाद में होता है इनका वैक्सीनेशन। तो यहां लास्ट स्टेप उसने पूछा है, तो लास्ट स्टेप क्या है, वैक्सीनेशन। ठीक है, हेचरी फार्म है, हेचरी फार्म पर हेचिंग का काम हो रहा है, वहां पर एक से चूजा निकाला जा रहा है, और फिर उस चूजे को, एक दिन के चूजे को मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो जब उसको मार्केट में बेच रहे हैं एक दिन के चूजे को, तो फिर उस दिन उसका वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, और एक दिन पर वैक्सीनेशन किसका होता है, मेरेक्स का। मेरेक्स डिसीज का वैक्सीनेशन डे ओल्ड एज पर होता है, और डे ओल्ड मतलब एक दिन। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, सब कुछ करने के बाद में आपने वैक्सीन करके उसको मार्केट में उतार दिया। ठीक, तो यहां अगर देखेंगे तो ये एक तरह से फर्स्ट प्रोसेस है। ये जो मैंने एग लिया है, सबसे पहला इसका होता है स्टोरेज, आप लाकर उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो वो स्टोरेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, जो ऑप्शन दिया है, अगर फ्यूमिगेशन होता तो फ्यूमिगेशन, यहाँ फ्यूमिगेशन नहीं है मतलब सेकंड पर आ जाएगा इंक्यूबेशन। फिर चले नेक्स्ट सेक्सिंग, ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग नेक्स्ट आ गया, मतलब थर्ड स्टेज यहां देखें तो ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग के बाद में फिर क्या होगा, वैक्सीनेशन मतलब फोर्थ, और फोर्थ मतलब लास्ट स्टेज हो गई, तो आंसर आ जाएगा वैक्सीनेशन। तो ये सारा हेचरी फार्म का सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस में चीजों को हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट ईयर का एनिमल हस्बेंड्री का, और उसमें भी डेयरी एंड पोल्ट्री का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। ठीक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी प्यारे बच्चों का एमजी साई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन में हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन देखे थे, उसी कड़ी में आज हम आगे बात करने वाले एनिमल हस्बेंड्री की। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू द वर्ल्ड फेमस अंगोल कैटल ब्रीड। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध अंगोल पशु नस्ल का घर या होम कौन सा राज्य है। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी में तो फेमस ब्रीड आप नाम सुना होगा, पहाड़ी नस्ल है, पीलीभीत क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दैट इज पवारी। तो जो पवारी है वो यूपी की है, पीलीभीत में रहने वाली है। और मध्य प्रदेश में दो फेमस ब्रीड है, एक है मालवी और एक है बेटा निमाड़ की रानी निमाड़ी। और इधर हम बात करें बेटा हरियाणा की, तो अपने आप में हरियाणा एक नस्ल ही सही। और हरियाणा की विशेष बात क्या है, ये सर्वोत्तम बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है ना, ये बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है ना, सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल हो रही कौन, तो हरियाणा। याद रहेगी ये बात। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा
अंगोल। अंगोल कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फीड इज एक्सपोज टू हीट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन? इसमें से कौन सा ऐसा फीड है जिसको तैयार करते समय हीट या उष्मा के संपर्क में लाया जाता है? ठीक है, तो क्रम्बल्स है, मिन्स फीड है, मेस है। तो इसका आंसर आएगा बेटा पैलेट। अब पैलेट क्या होते हैं? जैसे आपने खल वगैरह देखी होगी, है ना, कुछ जैसे कॉटन सीड आता है ना, कॉटन केक आता है, कपास की खल, कपास की जो खली आती है कॉटन केक, वो कुछ इस तरह से फैली भी रहती है ना, बिस्किट के आकार की। अपना मन भी हो रहा खा सकते हैं। ठीक है, कपास की खली, कॉटन केक। और एक आपने देखा होगा, सुदाना वगैरह का नाम सुना होगा, कपिला पशु आहार का नाम सुना होगा, उसके इस तरह से पैलेट होते हैं ना, छोटे छोटे से बुलेट की तरह। आप अगर देखोगे तो इस तरह से बुलेट की तरह, उसके बंदूक की गोली की तरह रखे रहते हैं ना, कैप्सूल की तरह। तो ये जो पैलेट बनाना है तो हमें कम जगह में ज्यादा न्यूट्रिशन लाना है, तो उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं ना। तो ये खल जो बनती है, सुदाना है, कपिला आहार है, आपने अगर देखा हो एडवर्टाइजमेंट में, तो उसके छोटे छोटे कैप्सूल बना देते, तो वो है पैलेट फीड। तो ये इसको हम हीट ट्रीटमेंट देते, बाकी में नहीं देते। ठीक है, चलिए अब कपास की खली आई है, तो एक और एक बात ध्यान रखिए, ये इसको खिलाने से फैट ग्रेन्यूल्स हो जाती है। ठीक है, फैट कैसी हो जाती है? ग्रेन्यूल फॉर्म में आ जाती है, अर्थात वसा क्या हो जाती है बेटा? दानेदार हो जाती है। ठीक है, वसा क्या हो जाती है? दानेदार। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट? यहां ध्यान देना बेटा, क्या पूछा गया? इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉ, है ना, भूसे के संबंध में अपने को कौन सा कथन गलत है वो बताना है। वे प्रोटीन में कम और फाइबर में बहुत अधिक होते हैं, ये बात तो सही है। पाचन क्षमता कम होती है, ये बात भी सही है। ये पोषण में बहुत अधिक होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भूसों की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है ना, भूसे ज्यादा पचते नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ भूसा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो गेहूं के भूसे की बात हो जाए बेटा, किसकी बात हो जाए? गेहूं का भूसा, है ना। ठीक है, तो गेहूं का जो भूसा है, इसमें डीसीपी कितना होता है आप सभी जानते हो। तो इसमें डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है 0% और इसमें टीडीएन की बात करें तो कितना होता है? 40 से 45%, 40 से 45% तक टीडीएन होता है। ठीक, तो गेहूं का भूसा डीसीपी 0 होता है। ज्यादातर भूसे होते हैं वो पेट भरने का काम करते हैं, तो इनमें प्रोटीन तो कम ही होगा। ठीक है, देखिए 0% है। और फाइबर, क्योंकि रेशा इनमें अच्छा खासा होगा, तो फाइबर इनमें ज्यादा होता है, रेशे की मात्रा ज्यादा होती है। और पशु आहार में रेशा जरूरी है क्योंकि वो एसिटिक एसिड को बढ़ाता है। और पोषण बहुत अधिक होता है, नहीं होता ना, पोषण अधिक नहीं है। डीसीपी अपन 0 देख रहे हैं, तो पोषण अधिक नहीं है। तो यह राइट स्टेटमेंट होगा ए और बी। तो जहां ए और बी सही है वो अपना आंसर हो जाएगा बेटा, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द केटल मेंटेन देयर रेगुलर मिल्क फैट परसेंटेज? मवेशियों को अपने नियमित दूध वसा प्रतिशत को बनाए रखने के लिए किस अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने की बात है ना, एसिटिक एसिड कैसे आ गया। आप लोगों ने जैसे रुमेन में पढ़ा होगा कि रुमेन में सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज का क्या होता है भैया? फर्मेंटेशन होता है। और सेल्यूलोज के फर्मेंटेशन से क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड, वाष्पशील वसीय अम्ल बनते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कितने वसीय अम्ल बनते हैं, तो 3 वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। पहला कौन सा है? तो नंबर 1 हो रहा बेटा एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं प्रोपियोनिक और ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड बन रहा है। चलिए देन हम देखें बेटा आगे नेक्स्ट पर, तो प्रोपियोनिक एसिड बनता है। तो इस तरह से 3 वोलेटाइल एसिड के अंदर बनते हैं, ये 3 अम्ल बन रहे हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा क्या बनता है? एसिटिक एसिड, ये 60 से 65% तक बनता है। ठीक है, ब्यूटायरिक की बात करें तो ये 10 to 15% तक बनता है, और ये 25 से लेकर 35% तक बनता है। तो यहाँ पर बात पूछी जा रही है आपसे कि मवेशियों को अपने दूध में वसा को स्थिर बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो वसा को बनाने वाला होता है एसिटिक एसिड, और
वसा परसेंट तब बढ़ेगा जब पशु के आहार में हम क्या शामिल करें, चारे। चारे मतलब रेशा। रेशा खिलाने से क्या बढ़ता है बेटा, रेशा खिलाने से, फाइबर खिलाने से एसिटिक एसिड इंप्रूव होता है। और यदि हम आहार में दाना या खल खिलाएं, दाना या खल खिलाएं तो किसकी मात्रा बढ़ती है, प्रोपियोनिक एसिड की। और कितनी हो जाती है, बढ़कर 25 से 35%। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड चींटियों में मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, सिट्रिक एसिड सिट्रस वाले में मिलेगा, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वसा के लिए बात हो तो आपको ध्यान रखना है कौन सा एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। जानवरों को खिलाए जाने के लिए घास या फलियां सुखाकर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन किया जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय ड्राइंग ग्रासेस आर लेग्यूम टू फीड द एनिमल। तो भैया साइलेज क्या है, तो साइलेज है हरा परिरक्षित चारा। हरा परिरक्षित चारा, कैसा परिरक्षित चारा, हरा परिरक्षित चारा है। और इसके लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है बेटा, तो सर्वोत्तम फसल है मक्का। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। देन हम बात करें चरागाह, जहां पर बछड़े को 6 माह की उम्र पे नर को अलग और मादा को अलग चरने के लिए भेजना है। ठीक है, पास्चर वही बात हो रही है। अब यहाँ पर उत्तर होगा सी। ठीक है, क्योंकि शब्द क्या है, घास लिखा है और सुखाने की बात हो रही है, तो ये है बेटा इसका आंसर है। क्योंकि है क्या होती है, ये होती है सूखी घास। और सूखी घास की अगर हम बात करें तो इसमें नमी 12 से 14, और ये ना दिखे ऑप्शन में तो 15 से 20% होती है, क्या, मॉइस्चर या नमी। तो ये भी आपको लर्न रखना है। ठीक, और है के लिए सबसे अच्छी फसल जई है। ठीक है, संसार में बेस्ट क्रॉप अगर है बनने के लिए आए तो जई है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, चलिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फीड सीरियल ग्रेन्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड। मतलब जो अनाज है, अनाज और उसके उत्पादों को हम किसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अनाज क्या होते हैं बेटा, सांद्र खाद्य पदार्थ होते हैं, कंसंट्रेट फूड होते हैं, हाई प्रोटीन मिल्स होते हैं, या बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर। तो शुगर बीट का तो अनाज से कोई लेना देना नहीं है। और अनाज की बात आई तो अनाजों में जनरली कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या होता है, ये ए वाला होगा। ठीक है, तो जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, किनकी बात हो रही बेटा, सीरियल ग्रेन की बात हो रही है। ठीक, तो जो सीरियल ग्रेन्स है इनसे हम क्या बनाते हैं, इनसे हम बनाते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं साहब, बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल बनाते हैं। अब बाई प्रोडक्ट में आप क्या बनाते हैं बेटा, ब्रान बनाते हैं, चोकर। ठीक है, चोकर या दलिया बनाते हैं, जिसको हम दलिया कहते हैं। और सबसे अच्छी गुणवत्ता की चोकर गेहूं की होती है, आपको पता ही होगा, जिसमें भारतीय मानकों के अनुसार 13% क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। वैसे 7 से 10 होता है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्रान है, चोकर है, उसमें 13% क्या होना चाहिए साहब, प्रोटीन होना चाहिए। तो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो अब बात हो रही है कि जो अनाज है उसके दाने और बाई प्रोडक्ट किसके अंदर आएंगे, तो ये क्या बेटा, कंसंट्रेट फीड है ना, सांद्र आहार है। तो आंसर होगा इसका, यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन तो ए सही है, लेकिन ऑप्शन आपको चूज क्या करना परीक्षा में, सी वाला, नहीं तो कभी गलती हो जाए। देख लिया ए सही और ए ही लगा के आगे, अब ए पे तो ये दोनों है, तो ये गलती होगी इस तरह के प्रश्न में। इसलिए अभी से ध्यान रख लेना बात को, ऐसे 2 से 3 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे कि आपको उत्तर पता था ए और ए टिक करके आगे बढ़ गए। अरे 4 ऑप्शन नीचे भी देखना कि क्या पूछे गए हैं ना, तो आंसर सी वाला सही है। चलिए, ये तो बिल्कुल सही बात है बेटा कि उत्तर ये बन रहा है, तो आप इसको टिक करके मत आगे बढ़ जाना, इस तरह के प्रश्न में ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रफेज इज मेड बाय पैकिंग immature plant in airtight storage container and allowing them the fermented। अभी मैंने बताया कि सुखाकर किण्वन के द्वारा तैयार किया गया उत्पाद या परिरक्षित चारा क्या है, फर्मेंटेशन से बनाया गया फोडर कौन सा है, तो फर्मेंटेशन से तैयार किया गया चारा कौन सा है, साइलेज है। ठीक है बेटा, तो ये साइलेज की बात हो रही। साइलेज बनाने के लिए हम साइलो बनाते हैं, नीचे गड्ढे बनाते हैं, उन गड्ढों में एक तरह से नीचे ठोस लेयर, फिर चारा, फिर दबा दबा कर गड्ढे भरते जाते हैं और उसको एयर टाइट कर देते हैं। क्यों, यदि हवा चली गई तो वायु जाएगी, और वायु जाएगी तो वायु दशा में कभी भी अच्छी क्वालिटी का साइलेज नहीं बनता, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट क्वालिटी साइलेज प्रिपरेशन। सो तो अकिण्वित दशा में
अपरिपक्व मतलब वो फूल वाली अवस्था में, उनको दबाकर कंटेनर में पैक करके किण्वन की अनुमति मतलब किण्वन के द्वारा बनाया गया चारा क्या होता है, तो दैट इज साइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियली कूलिंग परसेंटेज पर एनम पर काउ शुड बी। ठीक है, प्रति गाय प्रति वर्ष सुखद जीवन का कलिंग परसेंटेज या कूलिंग परसेंटेज या छटनी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो छटनी की बात हो रही है कितना होना चाहिए। तो यदि आपके पास 100 पशु है तो आप 100 गाय मान लीजिए डेयरी फार्म पर, तो उसमें से कितनी गाय की अपने को छटनी कर देना चाहिए। तो प्रति वर्ष ये छटनी का परसेंट है 20%। वैसे अलग अलग कंडीशन में छटनी का परसेंट अलग अलग होता है, अलग अलग पशुओं के लिए अलग होता है। जैसे हैन की बात करें तो उसमें 2 से 3 साल में पूरा झुंड ही बदल देते हैं। ऑन एन एवरेज 10 to 15% अपने को छटनी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशल गाय के लिए पूछा गया है तो इसका राइट आंसर शुड बी सी। ओके, चलिए लिया बैक्टीरिया। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये एंथ्रेक्स के अन्य नाम होते हैं ना, जैसे एंथ्रेक्स को आप क्या बोलते हो, जहरबाद बोलते हो या जहरबाद, विषहरी बोलते हो, पॉइजनस फीवर बोलते हो। ठीक है, जहरबाद बोलते हो, एंथ्रेक्स बोलते हो, प्लिया बोलते हो, स्प्लिनिक फीवर बोलते हो। ये सब किसके नाम हो रहे हैं, एंथ्रेक्स के। तो ये स्प्लिनिक फीवर लिखा उसने ना, स्प्लिनिक फीवर लिखा है। हिंदी में क्या लिख दिया उसने, प्लिया। प्लिया मतलब स्प्लेनिक फीवर की बात हो रही, और अंग्रेजी में एंथ्रेक्स लिख लिया। तो अंग्रेजी वालों के लिए तो बहुत आसान हो गया। ठीक है बेटा, अब अपने से एंथ्रेक्स की बात हो रही है तो आप सभी को पता है बेसिलस एंथ्रेसिस, सबका सही है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन ये बात क्या है, पास्चुरेला हिमेलिटिका, ये बेटा जो भेड़ का लेम्ब होता है, भेड़ का क्या होता है, लेम्ब, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं साहब, लेम्ब। तो भेड़ के लेम्ब में ये बीमारी हो रही है। क्लास्ट्रीडियम सोबियाई की बात करें तो क्लास्ट्रीडियम सोबियाई से अगर हम देखें बेटा तो ये लंगड़ी रोग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साहब, लंगड़ी रोग। लंगड़ी मतलब ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, देन स्पेरोफेरस नेक्रोसिरस की बात हो रही, तो ये फ्रूट रॉट की बात हो रही है ना। फ्रूट रॉट जो डिजीज होता है, इनमें जो क्लेफ्ट होता है वो फूल जाता है और बाद में वो इन्फेक्शियस हो जाता है। ठीक है, तो पास्चुरेला है, उसके बाद क्लास्ट्रीडियम की बात अपनी हो चुकी है और स्पेरोफेरस नेक्रोसिस की बात भी हो चुकी है। तो ये कुछ प्रमुख रोग है और उनके कारक है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे बेटा, जिनमें ये होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लिया की बात हो गई अपनी। अब भेड़ के लेम्ब में अगर आपसे पूछ ले कि ये भेड़ के लेम्ब में जो पास्चुरेला हो रहा है, ठीक है, तो पास्चुरेला ये क्या कराएगा, गलघोटू कराएगा। ठीक है, एचएस की बात कर रहा है ना, पास्चुरेला मल्टीसीडा, तो ये एचएस की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, हेमेरेजिया सेप्टिसिमा की बात हो रही है, पास्चुरेला मल्टीसीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क मवेशियों के रखरखाव, वृद्धि, गर्भावस्था और दूध निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है ना। ध्यान देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है ना इन एडल्ट कैटल। तो भैया कौन सा तत्व जो आवश्यक है ना, मेंटेनेंस की बात कर रहा है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा है और मिल्क की बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी, इन सब में से कार्बोहाइड्रेट, तो ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है सर, ऊर्जा का, और ऊर्जा जनरली कार्य करने वाले पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। प्रोटीन जरूर दुधारू गाय के आहार में होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और बछड़े के आहार में भी होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो काफ है, ठीक है, काफ और मिल्क जो काऊ है उसमें भी प्रोटीन होना चाहिए। पानी की हम बात करें बेटा तो पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। एक डेयरी काऊ को पर डे सभी आवश्यकताओं के लिए 110 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और एनिमल फीड में हम फैट कितना शामिल करते हैं, तो 2.5% फैट को हमें शामिल करना चाहिए। चलिए भैया बात हो रही किसकी, वयस्क मवेशी है ना, तो वयस्क भी है, वृद्धि भी कर रहा है, गर्भावस्था भी और दूध भी, मतलब बछड़े की भी बात हो रही है और गाय की भी, तो इनके आहार में किसकी मात्रा होना चाहिए, शुड बी प्रोटीन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पैथोटाइप सबसे अधिक रोगजनक है, मतलब इनमें जो आपको डिजीज दिए ये थोड़ी सी अलग है, सिलेबस में इस तरह का कोई डिजीज का डिस्क्रिप्शन है नहीं, पर इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो जो विसेरोट्रॉपिक वेलोजेनिक है, विसेरोट्रॉपिक वेलोजेनिक, मिसोजेनिक और लेंटोजेनिक, और न्यूरोटॉपिक वेलोजेनिक। तो पहली बात तो ये जो दो शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं ये वायरस के स्टैंड है। किसके स्टैंड है, ये वायरस है। ठीक है बेटा, ये किसके स्टैंड हो रहे, वायरस के। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वेसोट्रॉपिक वेलोजेनिक, ये येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
येलो फीवर के लिए। उसी तरह से मेसोजेनिक, एक तो केमिस्ट्री की भाषा में भी इसको पढ़ा जाता है, रसायन के अंदर भी शब्द जिक्र होता है, और यहाँ पर भी ये वायरल स्ट्रेन की बात कर रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस करने की क्षमता किस रोग में होती है, तो दैट इज विस्सोट्रोपिक वेलोसिन। ठीक है बेटा, चल ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड, तो झांसी यूपी में, तो IGFRI है, IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिसार हरियाणा में अपना सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा। ठीक है, देन करनाल में काफी सारी चीजें है, NDRI है, फिर आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है। अविकानगर में अपना सेंट्रल सीप एंड उल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मालपुरा टोंक राजस्थान। तो अब अपने से पूछा NBAGR का है बेटा, तो आई थिंक आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ दे दी, ये भी याद रखना। हाँ जी, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर काउ। ठीक है, तो गायों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है, तो गाय को धान का भूसा। अब भूसे में तो प्रोटीन होती नहीं जनरली। अल्फाल्फा घास बिल्कुल होता है। अल्फाल्फा घास किसकी बात हो रही सर, तो ये लुसर्न की बात हो रही है, और लुसर्न को हम रिचका भी कहते हैं। मेडिकागो सटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है साहब, गुड़ खिलाएंगे, गुड़ भी अच्छा काम करता है, आहार वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है, और फीड मोलासा से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करता है। कॉर्न, मक्का, मक्का का चारा तो पशु के लिए किस श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये निम्न श्रेणी का चारा होता है ना, निम्न श्रेणी मतलब लोअर कैटेगरी का ग्रीन फोडर है। मेज इट इज ए ग्रीन फोडर स्टेज में हम खिला रहे हैं, तो ये लो कैटेगरी का होता है। तो बात हो रही बेटा प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि बाकी दो अनाज है और एक तो सीरा है मोलासस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, दैट इज चेन्नई। ठीक है बेटा, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन प्लांट ग्रोन एक्सक्लूसिवली फॉर फोडर, निम्नलिखित में से कौन केवल चारे के लिए उगाया जाने वाला सामान्य पौधा नहीं है। ये परीक्षा में दिखता नहीं है, ध्यान रखना कौन सा चारा नहीं है। तो भैया राई का घास खिला सकते हैं, ग्रास ऑफ लॉन भी खिला सकते हैं, और तिलहन प्रेस कुक मतलब तिलहनी जैसे लिनसीड ऑयल है। ठीक है, ग्राउंड नट का है, सबसे ज्यादा वही खली खिलाई भी जाती है। व्हीट लो फ्लेट्स मतलब गेहूं के लो फ्लावर, मतलब जो गेहूं का दाना है वो अपन डायरेक्ट पशुओं को नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते सर, क्योंकि वो हमारा मुख्य भोजन है ना, विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल गेहूं ही तो है। तो ये सब खिलाए जाते हैं, वैसे गेहूं भी खिला सकते हैं, लेकिन इन तीन की तुलना में सबसे कम कौन खिलाएंगे, तो सबसे कम व्हीट का प्लांट ही खिलाएंगे। जनरली अपन गेहूं काट के नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते, क्योंकि अगर अपन उसको मिल्किंग स्टेज में खिलाएंगे तो उसमें एरो निकल जाएंगे जो उसके खाने में दिक्कत देंगे। ठीक है, और जब वो हार्ड हो गए तो वो खा नहीं पाएगा, तो इसलिए गेहूं का जो लोफ और होता है, ठीक है, ये जनरली हम नहीं खिलाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी सब उसके आहार में हम शामिल करते हैं। घास, हरियाली दूब घास खिला सकते हैं, तेली खली खिला सकते हैं, राई के घास भी खिला सकते हैं जब हरी अवस्था में तब, लेकिन हरी अवस्था में हम गेहूं नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमारी मुख्य अनाज वाली फसल है जिसको मानव उपभोग में उपयोग किया जाता है। वैसे पशु कुछ भी खा सकता है, पशु मना नहीं करेगा। ठीक है, पशु कुछ भी खा सकता, मना नहीं करेगा, लेकिन जनरली हम इसको पशुओं के चारे के लिए नहीं उगाते, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मजेदार क्वेश्चन था ये भी बेटा, है ना। चलिए, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ थारपारकर काउ, एक थारपारकर गाय का औसत लाइफ स्टाइल क्या है, तो जनरली जो काउ होती है उनका लाइफ स्पान होता है 20 से 25 ईयर, लेकिन आप सभी को भली भांति पता होगा कि हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट पावर की अगर बात हो, ठीक है, हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंस पावर की बात हो, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधकता की बात हो, है ना, तो सबसे ज्यादा जो रोग प्रतिरोधकता हमें देखने को मिलती है किस गाय में देखने को मिलती है, थारपारकर में देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो इसका जो लाइफ स्पान थोड़ा बढ़ जाता है, रेंज में तो लगभग सभी गाय का इतना है, लेकिन इसका सी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैमल हेज चैम्बर्ड, ऊंट में कक्षीय रुमेन होता है ना, वैसे आप सभी हम पढ़ते हैं रुमेन होता है, देन रेटिकुलम होता है, देन ओमेजम होता है, देन एबोमेजम। ये ट्रू रूमिनेंट की बात करते हैं, किन की बात कर रहे हैं हम, ट्रू
रूमिनेंट, जो सत्य या वास्तविक रूप से जुगाली करते हैं। लेकिन कैमल की और लामा की बात करूं तो इनमें रुमेन, रेटिकुलम एंड डायरेक्ट एबोमेजम, रुमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम देखने को मिलता है। तो कितने कक्ष हो गए भाई? 3 होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 4 इनमें मिल रहे बेटा, जैसे काउ, बफेलो, गोट, सी, आप जानते ही इनको। काउ है, बफेलो है, देन गोट है एंड सी। ठीक, तो इनमें अपने को देखने को मिलेगा। 2 किन में होते हैं? तो बर्ड में होते हैं, पक्षियों में होते हैं। ठीक है, और गधे घोड़ों में 1 होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया बेटा। दुनिया का पहला IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर के बछड़े का नाम क्या है? बफेलो के अंदर, है ना। तो भैंस में सबसे पहला IVF क्लोन बनाया गया था, वो कौन सा है? तो बफेलो में जो पहला IVF क्लोन बना था, दैट इज, आपको यहाँ पर ऑप्शन से देखना है, प्रथम, कहीं पर प्रथमा भी मिलेगा। और बफेलो में क्लोन तकनीक से पहले क्या बना था? ये IVF से बना था और क्लोन से। तो क्लोन से पहला बना था बफेलो में, अगर हम देखें तो दैट इज समरूपा, एंड उसके बाद गरिमा की 2 सीरीज बनी थी, दैट इज गरिमा फर्स्ट एंड गरिमा सेकंड। अभी गणतंत्र बन चुका है, कर्णिका बन चुका है, और अच्छी बात यह है कि काऊ का भी क्लोन बन चुका है, दैट इज गंगा फर्स्ट। ये याद रखना, हो सकता है ये पूछा जाए बेटा। गंगा फर्स्ट काऊ का क्लोन है, इंपॉर्टेंट है ना। गंगा फर्स्ट किसका क्लोन है? काऊ का। और ये जितने भी क्लोनिंग की बात हुई है, कहाँ हुई है? NDRI करनाल में। NDRI करनाल। क्लोन कहाँ तैयार किए गए? गाय भैंस के NDRI करनाल में तैयार किए गए। और IVF से पहला बछड़ा जो बफेलो का निकला, वो क्या है बेटा? प्रथमा। बन्नी क्या है? तो बन्नी है काकरेज। काकरेज गाय को प्यार से बन्नी बगधिया बोलते हैं। स्वागतम, सुस्वागतम नहीं करना है। करण स्विस होता है, ठीक है। ये तुम्हें उलझाने के लिए 2 शब्द दिए थे, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, बोले नया मेहमान आया स्वागत कर दो। तो स्वागत नहीं करना, ये प्रथम है ना, याद रखना। वैसे प्रोनाउंसिएशन में प्रथमा लिखा रहता कहीं पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना बेटा। यहाँ से आर्थिक कारणों से निम्नलिखित में से किसका उपयोग पहले की तुलना में कम पशु आहार के रूप में किया जाता है? फॉर इकोनॉमिक रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड एज एनिमल फीड फ्रिक्वेंटली देन इन द पास्ट। ठीक है, तो कौन का उपयोग हम कम करेंगे? भूसा तो खूब खिलाते हैं अपन, ट्रक भर भर के खिलाते हैं। साइलेज हेवी खिला लेते हैं, लेकिन रूट क्रॉप्स कम खिलाते हैं। ठीक है, क्यों कम खिला रहे रूट क्रॉप्स? क्योंकि हमें नहीं मिल रहा, उनको क्या खिलाएंगे? रूट क्रॉप्स, जैसे कैरट हो गया, ठीक है, सलजम हो गया, फिर आपका सुगर बीट हो गया। ये जो रूट क्रॉप्स है, ये जनरली पशुओं को कम खिलाए। कुछ किसान जरूर खिलाते हैं, जैसे गुजरात वगैरह में डेयरी फार्मिंग में गिर गाय पर आप देखोगे तो मिलाएंगे, लेकिन बहुत कम खिलाते हैं, क्योंकि महंगे होते हैं ना, इसलिए। बाकी सब खिलाते हैं। राशन फॉर मिल्क काउ आर जनरली डिजाइन टू मीट देयर एंड कैलोरिक नीड्स। दूध देने वाली गायों के लिए राशन आमतौर पर उनकी कैलोरी की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। एक गाय जो दूध दे रही है, अपन उसका यदि आहार तैयार कर रहे हैं, तो बेटा उसमें अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो एक गाय जो दूध दे रही है और उसके आहार की अपन बात करें, तो उसमें अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या किस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी आवश्यकता है उन सबको पूरा करना पड़ेगा, और उन सबको पूरा करना है तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं बेटा। तो गाय दुधारू है, ठीक है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या मिलाओगे? प्रोटीन ही तो खिलाएंगे, क्योंकि दुधारू गाय के आहार में मुख्यतः कौन सा होना चाहिए? प्रोटीन होने। विटामिन भी खिला सकते हैं, कैल्शियम भी खिला सकते हैं। अगर उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है दुग्ध ज्वर। लेकिन ये कोई कैलोरी की पूर्ति नहीं कर रहा। मिल्क फीवर अगर हो रहा है तो कैल्शियम से कैलोरिक नीड्स पूरी नहीं होगी उसकी। ठीक है, लिपिड भी हम बात कर चुके, शामिल करना चाहिए। विटामिन काफी जरूरी होते हैं, ठीक है, और इसमें भी अगर विटामिन डी की बात करें तो ये बहुत जरूरी है, और ये केवल सनलाइट से मिलता है, बाहर से इसको नहीं दिया जा सकता, तो ये भी जरूरी है। लेकिन इन सब में ज्यादा जरूरी क्या उसके आहार के लिए? तो आपको याद रखना है, दैट इज प्रोटीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड सेकंड बफेलो का? बहुत बढ़िया। विश्व की दूसरी भैंस क्या है? अब देखो, डॉली तो भेड़ का क्लोन है। डॉली किसका क्लोन है? भेड़ का है। करण स्विस होता है। गरिमा क्या है? अभी मैंने बताया आपका क्लोन है भैंस का, पहला और दूसरा भी दोनों क्या था? गरिमा फर्स्ट और गरिमा सेकंड। पहला क्लोन क्या था? समरूपा, और दूसरा क्या है? गरिमा। तो राइट आंसर होगा सी। और प्रथम क्या था? IVF क्लोन था, है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन एक साथ लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भकाल से बेटा, गेस्टेशन पीरियड।
ठीक है, जितने समय तक बछड़ा गर्भ में रहता है उस काल को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जनरली किस में होता है, तो ये जनरली होता है बफेलो में, भैंस में, और 283 डेज की अगर हम बात करें तो ये काऊ में होता है। बाकी अगर सीप की बात करें तो इनमें सीप में 5 मंथ में 5 डेज लेस होता है, और यदि मैं गोट की बात करूं तो गोट में 5 मंथ में 5 डेज प्लस होता है। ठीक है, इनमें 5 डेज प्लस होता है, इनमें 5 डेज माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना है। देन पिग की बात करें तो पिगरी की बात करें तो इधर 114 डेज होता है। ठीक है, ये तो कुछ फेमस यहाँ पर मैंने लिख दिए, जनरली अपनी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, गाय के लिए बात हुई तो डी डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू फीड काउ आफ्टर काविंग। गाय ने जब बच्चे को जन्म दिया तो क्या खिलाएंगे। मीट बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे, वैसे भी नहीं खिलाते, हरी मक्का बिल्कुल नहीं खिलाना है, तेली खड़ी जरूर खिला सकते हैं, लेकिन और क्या खिला सकते हैं, फीड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हाँ कार्बोहाइड्रेट, क्यों, कार्बोहाइड्रेट युक्त चूरा खिलाना है, जैसे दाना है, खली है, उनका चूरा जरूर खिला सकते हैं, लेकिन तिलहनी खलिया नहीं खिलाना है, हरा चारा नहीं खिलाना है, मांस हड्डी तो बिल्कुल भी नहीं खिलाते, गाय खाती नहीं, काश खिलाएं। हाँ लेकिन आहार में 30 ग्राम हड्डी का चूरा जरूर मिला सकते हैं, लेकिन ब्याई अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसके आहार में ये नहीं शामिल करेंगे। अगर हरा चारा खिलाएंगे तो उसमें नमी ज्यादा, उसको पचाने के लिए ज्यादा क्षमता लगेगी और उसको तुरंत ऊर्जा मिले, क्योंकि ब्याने के दौरान उसके शरीर की ऊर्जा क्षय हो चुकी है, ऊर्जा का कमी आ चुकी है, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खिलाएंगे। तो आंसर आएगा सी। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पशुपालन के क्वेश्चन जो पेपर में आपके आए थे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।